जय सतगुरुदेव। आज का ये वीडियो वास्तु के ऊपर होने वाला है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा वास्तु का। तो चलिए आरंभ करते हैं। वास्तु का संबंध अथर्ववेद से है, क्योंकि स्थापत्य कला सारे अथर्ववेद से आए हैं। और वास्तु के जो मुख्य दो विभाग हैं, बृहद वास्तु और लघु वास्तु, उसमें से आज हम जो लघु वास्तु है, खासकर जो गृह वास्तु है, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे काम का विषय वो है नगर वास्तु। पहले क्या होते थे कि ये वास्तु हम इसलिए डिजाइन कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी या जो हमारे काम की चीज है, जो एनर्जी, जो शक्ति है, मूल रूप से शक्ति ही तो मुख्य है, उस शक्ति का प्रभाव उस नगर में अच्छी तरीके से हो। तो आप उस गेट पर वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे स्थापत्य कला के साथ। वहां पर जो टेम्पल बनाए जाते थे, कहूँ वास्तु को इतने बृहद तरीके से बनाया गया है कि पूरे भारत को अगर आप अच्छे से अनुध्यान करें, रामेश्वरम से लेकर आप भगवान कैलाश तक, तो ये एक लाइन में, एक पैरेलल लाइन में है। और ये कुंडलिनी से इसका बहुत ही बड़ा संबंध है, और नॉर्थ और साउथ पोल से। कहने का मतलब ये है कि एक चुंबकीय आकर्षण, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा नगर में रहे, इसलिए बृहद वास्तु का उपयोग वो लोग करते थे। इवन अगर आप बहुत अच्छे से अनुध्यान करें तो वास्तु को इतना बृहद रूप दिया गया था पौराणिक काल में कि नक्षत्रों की स्थिति बस पत्थर से कुछ वो अंकित करके जान लेते थे, एक डिजाइन बनाते थे। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स थे, बहुत से ऐसे मतलब जो दुर्लभ कहे जाते हैं, जिससे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी तक वो प्रेडिक्ट कर पाते थे। वास्तुकला इतनी भरपूर थी। जितने भी आपने ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ देखे हैं, इन सब का वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। ये सारे ऊर्जा के केंद्र हैं और पूरे भारत वर्ष को ऊर्जा से आप्लावित करते हैं। मंदिर का इस तरीके से उन्होंने निर्माण कराया कि वो पूरे उनके राज्यों को ऊर्जा प्रदान कर सके। और वास्तव में एक बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, वो एक बहुत ही वास्तु के नजरिए से मुख्य टेम्पल है। ऐसे बहुत से टेम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन सब का विध्वंस मुगल काल में हुआ। और जब ऊर्जा केंद्र का ही विध्वंस हो गया तो वो नगर कैसे बच सकती थी। तो बाद में वो भी धीरे धीरे, वो राजाओं की शक्ति निष्क्रिय होती गई और वो भी धीरे धीरे निष्क्रिय पड़ते गए। खैर, ये तो बृहद वास्तु हो जाएगा, अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबा। हम आ जाते हैं गृह वास्तु पे, क्योंकि वो हमारे काम का विषय है। देखिए, क्योंकि 18 प्रकार के जो दोष हैं, उनमें से कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी एक मुख्य दोष लिया गया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और घर में जो वास्तु के जो तत्व हैं वो भी 5 ही तत्व हैं। तो उन हमारे शरीर के 5 तत्वों का अगर कहीं भी कुछ कम या ज्यादा हो जाता है, अग्नि तत्व ज्यादा हो गया या कोई भी एक तत्व ज्यादा हो गया है, तो शरीर में विकृति आने लगती है। वैसे ही आप अगर हम अपने घर को एक शरीर जैसा ट्रीट करें, तो शरीर में भी वो तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो किस जगह पर कौन सी चीजें हो, कैसी क्रियाएं की जाएं कि उन तत्वों का बैलेंस हमेशा रहे, ये एक वास्तु का हमेशा एक विषय रहा है और बहुत जरूरी भी है। और वास्तु एक घर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करने के लिए वास्तु बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी मैंने कहा 18 प्रकार के जो मुख्य दोष हैं, उनमें से वास्तु दोष एक दोष है। तो वो दोष से हम मुक्त हों और कम से कम हमारा घर बहुत ही एक शांति और ऊर्जात्मक वातावरण मिले, और साथ ही साथ हम रोगों से उन्मुक्त होकर एक सुखी जीवन यापन कर सकें। यही वास्तु का एक परम लक्ष्य है कि शांति के साथ आप अपने घर में रहें। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। कई घरों पर हम जाते हैं और उन घरों पर ज़्यादा सुख सुविधा के सामान ना होते हुए भी हमें वहाँ बहुत ही अच्छा, जाते ही उत्साह लगता है, और हमारे ऊर्जा के स्तर में या चेतना के स्तर में ऐसा लगता है कि वृद्धि हो गई, हम खिल जाते हैं। और कई घरों पर आपने ये भी पाया होगा, हम जाते हैं और जाने से ही वहाँ हम फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। वहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी नहीं, भले ही सुख सुविधा के सामान बहुत ज्यादा लगाए गए हो, लेकिन वहाँ पर हम फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। उसकी एनर्जी हमें कुछ ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, या मन को वो चीज, आत्मा को अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ की एनर्जी जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। कुछ तत्वों में कुछ ऐसा गड़बड़ी है जो आपके शरीर के उन तत्वों को प्रभावित कर रहा है। तो वास्तु
से जब आप अपना घर निर्माण करेंगे तो ये तो एक बहुत ही गारंटी की चीज है कि आपके घर में ऊर्जा का जो स्रोत है वो डिसबैलेंस नहीं होगा। वो सारे तत्व अपने आप में बैलेंस रहेंगे और जो लोग आपके घर में आएंगे या आप भी खुद रहेंगे तो आपको एक पैरेलल वाइब्रेशन हमेशा मिलेगी, उत्साह का, एक शांति का माहौल हमेशा मिलेगा। इसलिए तो कहा गया है कि वास्तु एक बैलेंस है कि चीजें अपनी जगह पर, तत्वों को कैसे बैलेंस करना है घर को, ये वास्तु का मुख्य कारण है। और इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर के भी तत्व बैलेंस्ड हो पाएंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तो आप या तो कार्य क्षेत्र में बिताएंगे अपने ऑफिस में या घर में, और घर में जब सबसे ज्यादा टाइम बिताएंगे तो वहां का जो तत्व बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका परिवेश, आपका एनवायरनमेंट आपके शरीर के साथ कहीं ना कहीं उस तत्व से जुड़ा हुआ है और वो बैलेंस करेगा। तो ये वास्तु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना ये बहुत आज के जमाने में बहुत जरूरी और मांग है, क्योंकि बाहर का परिवेश इतना दूषित हो गया है कि हमने प्रकृति को इतना दूषित कर दिया है कि कम से कम हम अपने घर को ऊर्जान्वित बनाना ये आज की मांग है। तो वास्तु के आगे के वीडियो में हम वास्तु के ऊपर बहुत डिटेल्स से चर्चा करेंगे, वास्तु के प्रधान देवताओं को जानेंगे, वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ और कैसे उन देवताओं का स्थापन घर में किया जाए, वास्तु किस दिशा में कौन सा चीज या कौन सी चीज होनी चाहिए या कौन सा गृह निर्माण हो, डिग्री क्या है, सेंटर पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ब्रह्म स्थल का क्या महत्व है। अगर ब्रह्म स्थल और वास्तु पुरुष का जहाँ योनांग है वहाँ वो अगर ओवरलैप कर गया, ब्रह्म स्थल के आसपास कहीं आ गया जो हमारा शयन कक्ष है, तो क्या गड़बड़ी आ सकती है। अग्निकोण में स्नानागार कितना महत्वपूर्ण है या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके क्या गड़बड़ी है। और मुख्य जो आज के जमाने में बहुत लोग गलती कर रहे हैं, ईशान कोण में टॉयलेट या बाथरूम का होना जिंदगी में कितना बुरा फल ले आता है। आगे के वीडियोस में या वास्तु के आगे के सीरीज में ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय सतगुरुदेव, जय हिंद।